नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसका बिजनेस एनालिसिस की, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो किस किस सेगमेंट से कितने परसेंट आता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस और जानेंगे कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस फोरकास्ट की, कि अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले एक साल में कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कि कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर मैं इसको खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, अगर इसको खरीदूंगा तो उसके क्या रीजंस है, अगर नहीं खरीदूंगा तो उसके क्या रीजंस है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईआरसीटीसी ये फिलहाल 1410 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, करंट ईयर में कंपनी ने लगभग 50% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है, काफी बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हम 1 ईयर का देखते हैं तो कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1 ईयर ओल्ड लिस्टिंग कंपनी है नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका कुछ फंडामेंटल देखते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का मार्केट कैप है 22566 करोड़ के आसपास। अगर हम इसका करंट प्राइस देखते हैं तो 1410। अगर हम इसका 52 वीक हाई और लो देखते हैं तो काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम हाई देखते हैं तो 1995 लगभग 2000 के आसपास है, और अगर हम इसका लो देखते हैं तो 625 जो इसका लिस्टिंग प्राइस है। दोस्तों अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखते हैं तो 65.18 रुपीज के आसपास है। अगर हम इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं दोस्तों तो 82.75, मतलब काफी हाई प्राइस अर्निंग रेशियो दोस्तों, काफी एक्सपेंसिव प्राइस अर्निंग रेशियो है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 0.71%, जो कि एक रीजनेबल सा डिविडेंड कंपनी देती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो प्राइस टू बुक वैल्यू है 21.63, जो कि काफी ज्यादा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है स्टॉक अभी फिलहाल के प्राइस के ऊपर। अगर हम इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो काफी बेहतरीन है, 87.40% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने कोई भी हिस्सेदारी अपनी प्लेज नहीं कर रखी। और अगर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो दोस्तों काफी बेहतरीन है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है नहीं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके, अगर हम किसी कंपनी की 4 चीजें देख लेते हैं, सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रही है और आने वाले समय में कंपनी अपनी ग्रोथ कैसे कर सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर 2015, 16, 17, 18, 19 के साथ में देखते हो तो लगातार कंपनी ने अपनी जो सेल्स, एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है, अच्छी ग्रोथ की है। अगर हम 2018 को छोड़ दे तो, क्योंकि 2018 में कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो भी डिक्रीज किया, एक्सपेंस है वो भी डिक्रीज किया, और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो उसके अंदर भी डिक्रीज हुआ है, डिग्रोथ हुआ है। दोस्तों ऐसे हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीजें सेल्स ज्यादा बढ़ रही है, एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहा है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है, या नेट प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इनके अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2016 के अंदर हम मार्च 16 की बात कर रहे हैं, नेट जो सेल्स ग्रोथ है उसके अंदर 29% का ग्रोथ था। अगर हम एक्सपेंस देखते हैं तो 30% ग्रो हुआ, मतलब एक्सपेंस ज्यादा ग्रो हुआ। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों 25%, जो कि ठीक है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं दोस्तों तो लगभग 44% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। दोस्तों अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही है, जैसे 29% सेल्स ग्रोथ है, अगर आपका नेट प्रॉफिट भी 29% ग्रोथ हो रहा है तो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर आपकी सेल्स ग्रोथ जो हो रही है उससे कम नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, तो वो थोड़ा नेगेटिव है किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आपका सेल्स अच्छी ग्रोथ हो रही है लेकिन अगर आपका नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर रहा तो आपके मार्जिन वीक होते जाएंगे। लेकिन अगर आपका सेल्स ग्रोथ हो रही है 29%, अगर आपका नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है 29 से अबो, मतलब जो सेल्स ग्रोथ है उससे अबो हो रहा है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा इंप्रूव होता जाता है और कंपनी काफी अच्छी मानी जाती है, हेल्दी कंपनी होती है। उसके बाद दोस्तों अगर मार्च 17 की बात करते हैं तो सेल्स के अंदर 11% का उछाल हुआ, क्योंकि 16 के अंदर 29% था लेकिन 17 के अंदर सिर्फ 11%। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने सिर्फ 3% ही अपना एक्सपेंस बढ़ाया, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 65% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उछाल था। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ रही 21%। उसके बाद जैसा कि आपको पता है मार्च 18 के अंदर कंपनी की जो सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ है उस तीनों ही नेगेटिव में रही, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन सबसे खराब बात यह है दोस्तों नेगेटिव कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में 13% रहा।
तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव था। लेकिन अगर हम मार्च 19 के देखते हैं तो नेट सेल्स में ग्रोथ हुआ 27% और एक्सपेंस में ग्रोथ हुआ 25%। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है क्योंकि सेल्स ग्रोथ अच्छी कर रहा है, एक्सपेंस को थोड़ा कम किया उन्होंने। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 36%, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपकी जो सेल्स हो रही है वो 27% से ग्रो हो रही है, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 36% से ग्रो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी लगभग 24% से ग्रो हुआ है। तो ये तो होगी इसकी ग्रोथ की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी की सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। कंपनी लगातार अपने जो सेल्स को, नेट प्रॉफिट को लगातार ग्रो नहीं कर पा रही है, कभी ज्यादा ग्रो हो जाता है, कभी कम ग्रो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए इश्यू है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के कर्जे की। कि कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ नहीं है। कुछ रेशियोज बात देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं करंट रेशियोज की, दोस्तों कंपनी का करंट रेशियोज है 1.55। दोस्तों अगर हम किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो 2 एंड अबव होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 1.5 अगर इस कंपनी का करंट रेशियो है तो एवरेज रेशियो है, बहुत ही अच्छा नहीं माना जा सकता। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन का। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है क्योंकि आपको पता है नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। क्या अगर आपने 100 रुपए की सेल्स की तो लास्ट में आपके हैंड में कितने पैसे बच रहे हैं। तो कंपनी ने अगर 100 रुपए की सेल्स करती है तो लास्ट में कंपनी के 16.37 रुपीज कंपनी के हाथ में आ जाते हैं। तो एक अच्छी बात है, काफी अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अपनी कंपनी अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंक्रीज कर रही है, अपना जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ा रही है, एक जो मार्जिन है उसको अच्छे से मेंटेन किया है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो कि कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कितना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्च 16 और 17 के अंदर कंपनी के पास काफी नेट कैश फ्लो थे, लेकिन मार्च 18 के अंदर सिर्फ 7.04 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन मार्च 19 के अंदर नेगेटिव में चला गया, वो नेगेटिव 33.09। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी के प्रमोटर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के पास है 87.4% की होल्डिंग। अगर हम बात करते हैं एफआईआईज की, जिन्होंने हेल्ड कर रखा है 1.7%, लगभग 32 एफआईआईज ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और लास्ट क्वार्टर के अंदर लगभग 0.29% एफआईआईज ने अपनी स्टेक डिक्रीज किया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। लगभग 15 म्यूचुअल फंड की स्कीम 2.05% होल्डिंग ले रखी है, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर में देखते हैं तो 2.73% की स्टेक म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज की है। तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट है कंपनी के लिए, और एक रिटेल इन्वेस्टर जो इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए भी काफी इंफॉर्मेशन है कि अगर म्यूचुअल फंड इसके अंदर अपनी स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके पास 8.65% की होल्डिंग है और जिन्होंने 3.15% स्टेक बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर के अंदर। दोस्तों इस कंपनी में आपको देखा है कभी हमेशा लगभग सर्किट में रहती है, कभी अपर सर्किट में रहती है, कभी डाउन सर्किट में रहती है। उसका रीजन दोस्तों साफ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो कंपनी के फ्लोटिंग शेयर है वो मार्केट के अंदर ज्यादा नहीं है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर जब चाहे उसको मैनिपुलेट कर सकता है, जब चाहे उसको अपर सर्किट दिला सकता है, जब चाहे उसको लोअर सर्किट दिला सकता है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर फ्री शेयर है वो तो अवेलेबल है ही नहीं। तो उसको कोई भी जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास रुपए थोड़े ज्यादा है वो इसको अपने हिसाब से अपर सर्किट में भी डाल सकता है और डाउन सर्किट में भी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस एनालिसिस की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका पहला सेगमेंट आता है हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग बिजनेस, जो कि इसका काफी इंपोर्टेंट बिजनेस है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कैटरिंग के अंदर है मोबाइल कैटरिंग बिजनेस, स्टैटिक कैटरिंग बिजनेस, अदर हॉस्पिटल बिजनेस और ई कैटरिंग बिजनेस। ये इसके कैटरिंग बिजनेस के सेगमेंट है, वो आप आराम से अगर आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका सबसे और भी इंपॉर्टेंट जो इसका बिजनेस है वो है टिकटिंग का, जिसमें इसको मोनोपोली है, मतलब इसका कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि टिकट आपको पता है अगर किसी को ट्रेन की टिकट करनी है तो IRCTC से ही करेगा, और आपको ऐप काफी मिल जाएंगे, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, IQ होगा, वो काफी ऐप है, लेकिन वो भी तो IRCTC के थ्रू ही आपकी टिकट करके देंगे। तो ये कंपनी के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी की जो ई टिकटिंग की ग्रोथ है और पैसेंजर ग्रोथ काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। उसके बाद जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हो जो ई टिकटिंग से जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कंपनी का, वो भी काफी अच्छे से हो रहा है और काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। उसके बाद आता है इसका IRCTC टूरिज्म बिजनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने आउटबाउंड्स भी करती है, डोमेस्टिक फ्लाइट भी चलाती है, भारत दर्शन ट्रेन भी चलाती है, और IRCTC होटल्स भी हैं। उसकी यहाँ से आप बुक भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है इन्होंने काफी होटलों के साथ टाई अप किया है, जैसे कि आप देख पा रहे नीचे ओयो, फैब, इस टाइप के काफी होटल है जिन्होंने इसके साथ टाई अप भी कर रखा है। तो ये भी कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है रेल नीर पैक्ड वाटर ड्रिंकिंग। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जब भी कोई पर्सन ट्रेन के अंदर सफर करता है तो उसको पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। वो
जो रेल नीर है उसको जरूर लेता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 11,64,000 पर डे बोतल्स की। 11,64,000 जो बोतल है वो पर डे बनाती है, वो भी अब भी इंक्रीज होने वाला है। वो होने वाला है 11,64,000 से 16,24,000, जो कि 2019-20 के अंदर हो गया क्योंकि इन्होंने अपने जो नए प्लांट है 6 नए प्लांट और फिक्स किए हैं पानी बनाने के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका सेगमेंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो रेवेन्यूज है वो किस किस सेगमेंट से कितना कितना आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का जो ई टिकटिंग से बिजनेस आता है 12.3%। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म से इसका सेगमेंट है, उससे आता है इसका रेवेन्यू 23.30%। उसके बाद दोस्तों उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कैटरिंग बिजनेस, उससे आता है 55.20। दोस्तों ये जो रेवेन्यूज है ये कैटरिंग बिजनेस से आता है। उसके बाद दोस्तों आता है ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस, जैसे कि आप देख पा रहे हो 9.20% का जो रेवेन्यूज आता है वो ड्रिंकिंग वाटर से आता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यूज है वो 195 करोड़ का रहा है फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर। कहां से इसका रेवेन्यू आया है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इसका बिजनेस सेगमेंट है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है, ज्यादा चार्ट अवेलेबल है नहीं क्योंकि मैंने 1 डे की कैंडल लगा रखी है। दोस्तों अगर लिस्ट होती है 644, लिस्ट तो हुई थी लगभग 625 के आसपास, लेकिन अगर हम ओपनिंग देखते हैं तो 644 के आसपास रही है। उसके बाद कंपनी में काफी अच्छी तेजी रहती है, लेकिन फिर इसके बाद एक रेंज बाउंड हो जाता है स्टॉक। जैसा कि आप देख पा रहे हो 856 से 980 के बीच में कंपनी ने काफी टाइम गुजारा, उन्होंने अपना काफी टाइम निकाला यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 980 का लेवल ब्रेक होता है तो कंपनी के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेजी आती है दोस्तों, और लगभग कंपनी यहां से डबल हो जाती है और अपना हाई बनाती है 1994, 2000 के आसपास अपना हाई बनाती है। लेकिन उसके बाद कंपनी के अंदर बहुत ही बुरी तरह से गिरावट होती है और लगातार ये लोअर सर्किट में रहता है और लगभग इसने अपना लो बनाता है 774 के आसपास अपना लो बनाता है। उसके बाद कंपनी के अंदर फिर से तेजी रहती है और फिर एक बार का स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है। इसका अगर हम रेंज देखते हैं तो अगर निचला रेंज देखते हैं तो 1190 के आसपास है, अगर हम अपर रेंज देखते हैं तो 1510 के आसपास है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बाइंग लेवल्स की बात करते हैं तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 11, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1510 के आसपास। तो अगर हम इसका सपोर्ट देखते हैं तो 1190। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर कंपनी 1510 का जो अपना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करती है तो कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन उसकी चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर कंपनी अपना जो लोअर जो इसका सपोर्ट है उसको तोड़ती है 1190 के आसपास को ब्रेक करती है तो कंपनी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 980, लगभग 1000 के आसपास कंपनी का सपोर्ट है, जो कि उन्होंने पहले एक रेंज बाउंड किया था वहां उसके आसपास। दोस्तों अगर उस रेंज को भी कंपनी तोड़ती है तो उसके बाद इसका जो सपोर्ट आता है वो 774 के आसपास आता है, जो उन्होंने लास्ट टाइम लो बनाया है। तो दोस्तों अगर आप इसको खरीदना है, क्योंकि वहां तक 774 के आसपास कंपनी को जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप 980 के आसपास खरीद सकते हो, लगभग 1000 के आसपास इसको धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा मत करना दोस्तों कि अपने सारे पैसे एक साथ लगा दो इसके अंदर। आप लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो कि आपको अगर मान लो अगर 1000 रुपीज लगाने हैं तो उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो उसके 3 हिस्सों के अंदर रुपए लगाना। एक हिस्सा आप 100 लगभग 1000 के आसपास लगा सकते हो। उसके बाद अगर कंपनी और नीचे आती है तो फिर आप एक हिस्सा लगा सकते हो, अगर और नीचे आती है तो उसके बाद फिर एक हिस्सा लगा सकते हो। लेकिन अगर नीचे नहीं आती ऊपर जाती है तब भी उसके बाद आपको अगर ट्रेंड क्लियर हो जाता है कि हाँ अब कंपनी ऊपर जा रही है, ट्रेंड अच्छे से क्लियर हो गया, तो आप उसके बाद वो अपने बचे हुए 2 हिस्से भी लगा सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो प्राइस फोरकास्ट भी बहुत ही अच्छा नहीं है कंपनी का। जैसे कि आप अगर अपना हाई रिटर्न देती है 2021 के अंदर तो कंपनी सिर्फ 1.25% दे सकती है, लगभग 1428 के आसपास जा सकती है। फिलहाल 1410 के आसपास है तो ज्यादा दूर नहीं है, वो जो रेंज है इसकी तो वहां तक जा सकती है। अगर हम मीडियम देखते हैं तो नेगेटिव में रिटर्न दे सकती है 3.64%, अगर हम लो रिटर्न देखते हैं तो 8.53 के आसपास ये जा सकती है। दोस्तों ये तो एक प्राइस फोरकास्ट है, ये एक अनुमान है और अनुमान कभी भी गलत हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अनुमान बहुत टाइम अनुमान गलत हो जाता है, तो सिर्फ आप इसको एक फोरकास्ट ही लीजिएगा।
और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके खरीदने या ना खरीदने की, दोस्तों मैं इसको बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसको खरीद सकते हो, लेकिन अगर ये 1000 के नीचे आए तभी खरीदना। उससे अगर ऊपर रहे तो आप इसको नहीं खरीदना, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत स्टॉक और भी मिलेंगे। हो सकता है ऐसा स्टॉक ना मिले, लेकिन और भी बहुत अच्छे स्टॉक है, आप उनको भी खरीद सकते हो। अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर इतना बिलीव मत करो कि एकदम उसको खरीदना ही है, चाहे वो किसी प्राइस में मिले। अगर महंगे प्राइस में मिल रहा है तो आप उसको वेट करो, आज नहीं तो 1 साल बाद ही अपना अच्छा प्राइस पे आएगा, क्योंकि जब सरकार अपनी और हिस्सेदारी इसके अंदर बेचेगी, जो मार्केट में अंदर जो फ्लोटिंग शेयर और ज्यादा आएंगे, तो इसका जो प्राइस है वो डाउन जरूर आएगा, आपको तब भी मौका मिल जाएगा। तो आपको अगर इसको खरीदना ही है तो आप इसको 1000 के नीचे ही खरीदना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।